बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चले बढ़ते हैं कहानी की जानिब। अशरफ पुत्र उठ जा, देख बाहर कैसा शोर है। अम्मा के जगाने पर मैं आंखें मसलता हुआ उठ बैठा और नीम गुनूदगी की कैफियत में अम्मा से बोला, सो जाओ अम्मा, कल नया साल है ना, इसीलिए शायद पिन वाले खुशी से हवाई फायर कर रहे होंगे। अम्मा ने कहा, ना पुत्र ना, ये नए साल की खुशी वाला शोर नहीं है, बल्कि लगता है कि पिंड वालों ने किसी चोर को देखा है, तभी तो लोग रात के इस वक्त जाग गए हैं। मैंने अपनी घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 2:15 बज रहे थे। मैं अपनी चारपाई से उठा और जमाइयाँ लेता हुआ बाहर निकला। मैंने देखा कि पिंड वाले एक जगह जमा हो रहे हैं। सर्दी का मौसम था, तकरीबन सभी पिंड वालों ने गर्म चादरें ओढ़ रखी थी, जबकि मैंने भी एक काला कोट जेबतन किया हुआ था। मैंने आगे बढ़कर गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, चाचा फज्जा, क्या बात है, ये सारे पिंड वाले इस वक्त क्यों यहाँ जमा हुए हैं? चाचा फज्जा, जिसका असल नाम फजलदार था लेकिन वो भी चाचा फज्जा कहने पर राजी रहता था, मेरे सवाल पर गोया हुए। क्या बताऊं पुत्र, अब तो हमारे पिंड में चोरों और लुटेरों ने बाकायदा डेरे जमा लिए हैं। बरसों से हमारा पिंड अमनो अमन का गहवारा बना रहा है, लेकिन जब से चौधरी साहिब के दामाद ने पास वाले कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी की थी, तब से पिंड के हालात यकसर बदल गए हैं। मैं ये सुनकर बोला, लेकिन चचा, ये तो किस्सा माजी का है, लेकिन उस वक्त कैसा शोर था। पुत्र, वो अपना करमू नाई है ना, उसने किसी साए को कुएं की तरफ बढ़ते हुए देखा है और चोर चोर का शोर करके पूरे पिंड को जगा दिया है। लेकिन हमें यहाँ कोई चोर वगैरह नहीं मिल सका। लगता है कि करमू नाई का कोई वहम था। थोड़ी देर के बाद चौधरी अकरम भी वहाँ आ गए और पिंड वालों से तकरीरी अंदाज में बाआवाज़ बुलंद कहने लगे, देखो पिंड वालों, ये हमारे पिंड को किसी की नज़र लग गई है, जो पेदर पे ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। पहले मेरे दामाद की दर्दनाक मौत और अब चोर हमारे गांव में दंदनाते फिर रहे हैं। सो इसलिए हमें ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा और अपने माल मवेशी की हिफाजत खुद करना पड़ेगी। वैसे हमारे पिंड में बाकायदा चौकीदारी का निज़ाम भी मौजूद है, लेकिन वक्त के साथ उसे भी फ़ाल करने की ज़रूरत है। उसके बाद सारे पिंड वाले अपने अपने घरों को वापस लौट गए। मैं भी वापस आया तो अम्मा को अपना मुंतजिर पाया। पुत्र, सब ठीक तो है ना? बाहर कैसा शोर था? मैंने बाहर वाला दरवाज़ा बंद किया और अपनी चारपाई पर बैठते हुए अम्मा से कहा, कुछ नहीं अम्मा, वो करमू नाई को चोर नजर आए थे, जो बकूल उसके वो चोर गांव के पास वाले कुएं की तरफ जाते हुए देखे गए हैं, लेकिन पिंड वालों को वहां कोई सुराग नहीं मिल सका। ये करमू नाई भी ना, अम्मा ने ठंडी आँख भरते हुए कहा। पुत्र, हमारे ज़माने में भी उस कुएं के काफ़ी किस्से मशहूर थे और अब तो पूरा पिंड उसे असेबी कुआं मानता है। पुत्र, हमारी ज़मीन भी उसी कुएं के आसपास है। पुत्र, कभी भी उस कुएं के नज़दीक नहीं जाना। अम्मा की बातें उस वक्त मुझे अजीब से अजीब लगी थी। मैंने हंसते हुए कहा, सो जाओ अम्मा, रात काफ़ी गुजर गई है, सुबह सवेरे खेतों में काम पर जाना है। मुझे तो फ़ौरन नींद आ गई, लेकिन अम्मा काफ़ी देर तक जागती खांसती रही। शायद वो माजी को याद करते हुए मेरे मुस्तकबिल का सोच रही थी। हमारा गांव सूबा पंजाब पाकिस्तान में वाक़ था, जो पंजाब की सकाफत का एक शानदार अक्स था। सुबह फजर के वक्त गांव की चक्की की टिक टिक की आवाज़ के साथ ज़िंदगी की चक्की चलने की आवाज़ें, जिसमें माल मवेशियों की रेवर से निकलते वक्त की आवाज़ें, हुक्के की गुड़गड़ाहट और गांव के मौलवी साहिब की मस्जिद में ज़िक्रो अज़कार की आवाज़ से हर सू एक सहर अंगेज़ी का माहौल पैदा हो जाता था। मैं भी फजर की नमाज पाबंदी से अदा करता था। आज हस्बे मामूल सुबह नाश्ते से फारिग होकर मैं अपनी ज़मीन की तरफ रवाना हो गया। मैं अपनी वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ और वालिद साहिब की वफ़ात के बाद बिल्कुल अकेला रह गया, लेकिन वालिदा की शफ़क़त और मोहब्बत ने अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। ग्रेजुएट होने के बावजूद भी मैंने मुलाजमत की बजाय अपने पड़खों की ज़मीन संभालने को तरजीह दी। बस यूँ समझ लीजिए कि मेरी ज़िंदगी खेतों से घर और घर से खेतों और खलियानों तक महदूद हो गई थी। कहने को तो हमारा पिंड एक छोटा सा नवाही इलाका था, लेकिन गांव वाले आपस में मुत्हिद और यकजा थे और एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे। जहाँ किसी शादी या त्यौहार पर डोल की थाप पर भंगड़े और रात को वारिस शाह की हीर सुनाई जाती थी,
जबकि चांदनी रातों में गांव के गबरू जवान लहलहाते खेतों और बागों की सैर किया करते थे, जबकि गमी में भी एक दूसरे के दुख बांटते थे। मैं शुरू से ही तन्हाई पसंद वाक़ई हुआ था। बचपन और जवानी तक का सफ़र एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह गुजर गया और पता ही न चला। जबकि गाँव की गोरियाँ मुझसे बात करने को तरसती थी, लेकिन बेसूद। मेरा सीरियस रवैया पूरे पिंड में मशहूर था, लेकिन अम्मा के मुताबिक मैं बड़ा हंसमुख और खुश मिजाज पुत्र था। वैसे अम्मा मुझे अभी तक बच्चा समझती थी और अपने से दूर भी नहीं करती थी। अम्मा के मना करने के बावजूद भी मैं घंटों घंटों उस पुरअसरार कुएं के पास खड़ा होकर उसके पानी की तरफ झांकता रहता था। वहाँ भला की खामोशी थी और अगर आवाज़ें थीं तो वो परिंदों की आवाज़ें थी जो इन सरसब्ज खेतों में अपना रिस्क तलाश करने की जुस्तजू में मगन थे। मुझे तो वो कुआं पुरसुकून और नॉर्मल लगा, तो फिर ये पिंड वाले। मैंने ज़ेरिला मुस्कुराकर कंधा उचकाया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। एक दिन खेतों में काम करते हुए मुझे एक कार नजर आई जिसमें एक अजनबी सवार था। वो मेरे पास आकर रुक गया। सुनो नौजवान, चौधरी अकरम की हवेली किस तरफ है? मैंने उससे हाथ मिलाया। जी आप कौन? मेरा नाम डॉक्टर विकार है और मैं शहर से चौधरी साहिब की बेटी सफ़िया का इलाज करने के लिए बुलाया गया हूँ। मैंने कहा, मैं आपके साथ चलता हूँ, इस तरह आपको हवेली ढूंढने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। डॉक्टर साहिब ने हंसकर कार का दरवाज़ा खोला और मैं उसकी बराबर वाली सीट पर बैठ गया। वैसे क्या बीमारी है उनको? मेरे सवाल पर उसने मेरी तरफ देखे बगैर ही जवाब दिया। चौधरी साहिब बता रहे थे कि उसे कोई जहनी या नफ्सियाती किस्म की बीमारी लाहक हो गई है। कार कच्ची कच्ची पगडंडियों से होती हुई ऐन चौधरी अकरम की हवेली के सामने आकर रुकी, जहां चौधरी साहिब पहले से ही डॉक्टर के मुंतजिर खड़े थे। हम दोनों कार से उतरे। चौधरी साहिब ने डॉक्टर के साथ मुझे भी हेलो हाई किया। चौधरी साहिब ने हमें डॉक्टर के साथ ड्राइंग रूम में बैठने का इशारा किया। वैसे मेरा काम तो ख़त्म हो चुका था और मैंने डॉक्टर से इजाज़त भी मांगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे वापस जाने नहीं दिया और मेरे साथ गपशप में मसरूफ़ हो गए। थोड़ी देर के बाद चौधरी साहिब अपनी बेटी सफ़िया के साथ आ गए। आज काफ़ी अरसे के बाद मैं सफ़िया को देख रहा था। वो काफ़ी हद तक बदल चुकी थी। उसे पसंद की शादी रास नहीं आई थी और अब वो जहनी मरीज़ा बन चुकी थी। सफ़िया ने हमें सलाम किया और खसूसन मेरी तरफ मतवज्जे होकर बोली, अशरफ कैसे हो और आजकल क्या काम कर रहे हो? उसकी बातों से तो वो हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही थी। मैं ठीक हूँ और आजकल ज़मीन के कामों में मसरूफ़ हूँ। मेरा रूखा और मुख्तसर जवाब सुनकर वो ज़ेरे-लब मुस्कुराई। बिल्कुल नहीं बदले तुम। वहीं स्कूल वाला लबो लहजा। इस दौरान डॉक्टर ने उसकी नब्ज़ चेक की और कुछ दवाइयाँ लिखकर चौधरी साहिब से कहा, चौधरी साहिब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक है और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं हर हफ्ते इनका चेकअप करने आ जाया करूँगा। बस 3 माह का कोर्स है और हाँ, दवाइयाँ बाकायदगी से साथ आपकी बेटी को खाना पड़ेंगी। जी ज़रूर डॉक्टर साहिब। चौधरी साहिब के जाने के बाद हम लोग भी बाहर आ गए। डॉक्टर साहिब मुझसे इजाज़त लेकर रुखसत हो गए और मैं सफ़िया की हालत के बारे में सोचता हुआ अपने घर आ गया। आज अम्मा ने सरसों का साग और चावल की रोटी तैयार की थी। मैं रात काफ़ी देर तक सफ़िया के बारे में सोचता रहा। स्कूल के ज़माने में तो वो गाँव में ही हमारे साथ पढ़ती रही, अलबत्ता कॉलेज लाइफ में वो हमसे अलग हो गई। वो शहर पढ़ने चली गई थी और मैंने ग्रेजुएशन प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर मुकम्मल की। वैसे तो सफ़िया हर किसी से खुश अखलाकी से पेश आती थी, लेकिन जब से वो आला तालीम हासिल करने शहर गई थी तब से उसके तेवर यकसर बदल गए थे। अब वो गरीब किसानों और पुराने क्लास फैलो से नफरत से पेश आने लगी थी। मैं भी उनमें से एक था। कॉलेज लाइफ में सफ़िया का अफेयर रिजवान नामी एक नौजवान से हुआ और देखते ही देखते वो अफेयर शादी में तब्दील हो गया। चौधरी साहिब को सख्त दचका लगा था जब उन्होंने सुना कि उनकी बेटी ने शहरी लड़के से कोर्ट मैरिज कर ली है। एक बूढ़े वालिद के लिए ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये रिश्ता कबूल कर लिया और अपने दामाद को हवेली में रहने की इजाज़त दे दी। फिर एक सुबह पूरे पिंड में शोर बरपा हो गया। चौधरी साहिब के दामाद ने कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। फिर तो पूरे पिंड में मातम का समा हो गया। किसी को भी रिजवान की मौत की वजह मालूम ना हो सकी और बातों के सहारे इस तरह ऐसे दिन गुजर गए जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। तभी से शायद सफ़िया की हालत ऐसी हो गई हो और अब तो बात डॉक्टर से इलाज तक आ गई थी। खैर वो हमारे पिंड वाले हैं और हमारी मदद यकीनन उन्हीं पर फ़र्ज़ है।
सोचते सोचते ये सब कुछ मुझे नींद आ गई। सुबह हस्बे मामूल नमाज फजर की अदा की और तिलावत कुरान पाक का भी शर्फ हासिल किया। आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे डॉक्टर वकार दिखाई दिए जो उस पुरअसरार कुएं के पास खड़े थे। मुझे देखकर बोले, अशरफ मियाँ सुनाओ क्या हाल है, और मुझे ये बताओ कि इस कुएं की गहराई कितनी होगी। मैंने जवाब दिया, डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस कुएं की गहराई तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं। मेरे सवाल पर वो मेरे पास आए और हम पास वाले पीपल के दरख्त के साए तले बैठ गए। दरअसल इलाज के दौरान बार बार सफ़िया के मुंह से इस कुएं के बारे में कुछ सुनने को मिला है, इसीलिए सोचा कि आज इस कुएं को देख ही लेते हैं। डॉक्टर के बताने पर मैंने कहा, वैसे तो डॉक्टर साहिब इस कुएं में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, अलबत्ता सफ़िया के शोहर ने इसी कुएं में खुदकुशी की थी। शायद इसी वजह से इनके एसाब पर कुएं की हैबत तारी हो गई हो, लेकिन मुझे तो कुछ और ही मालूम होता है। मैं समझा नहीं। मुझे हैरान देखकर वो गोया हुए, देखो अशरफ, आप पढ़े लिखे हो, अब मेरी बात ज़रूर समझोगे। मेरी दवाइयाँ तो सफ़िया के जिस्मानी सेहत के लिए साजगार हैं, लेकिन मुझे तो ये कोई आसेबी टाइप मामला महसूस हो रहा है। मेरा मतलब है कि हो सकता है कि सफ़िया पर किसी आसेब का साया हो, और ऐसा नहीं भी हो सकता, ये तो बस मेरी राय है। डॉक्टर साहिब की बात सुनकर मैं भी दंग रह गया। डॉक्टर साहिब, आज के साइंसी दौर में ऐसे वाक़यात का रूनमा होना कुछ अजीब सा नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर ही डॉक्टर उठे और कार स्टार्ट की और शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर रवाना हो गए। एक दिन पिंड में कोई फंक्शन था और सारे पिंड वाले जमा थे कि एक बंदा दौड़ता हुआ आया और खामते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, पिंड वालों जल्दी चलो, वो शहरी डॉक्टर कुएं में डूबकर हलाक हो गया है और उसकी लाश कुएं के पानी में तैर रही है। फिर तो पूरे का पूरा पिंड कुएं की तरफ उमड़ आया। लोगों ने जब देखा तो डॉक्टर की लाश वहां तैर रही थी। लोगों ने डॉक्टर की लाश को बाहर निकाला और कुछ देर बाद पुलिस भी वहां आ गई। उन्होंने इब्तिदाई तफ्तीश चौधरी अकरम से की। देखो, डॉक्टर हमारा फैमिली डॉक्टर था जो हर हफ्ते मेरी बेटी के इलाज के लिए हवेली आता था। अब हमें क्या मालूम कि वो वापसी पर इस कुएं पर क्या करने आया था, या तो आप लोगों को मालूम करना चाहिए। चौधरी साहब की बात सुनकर वो खामोश हो गए, जबकि पुलिस ने एम्बुलेंस मंगवाकर डॉक्टर की लाश को शहर भिजवा दिया और फिर लोगों की चहमगोइयाँ शुरू हो गई। कोई कुएं को कूस रहा था तो कोई आपस की दुश्मनी का मामला समझ रहा था। मतलब कि जितने मुंह उतनी बातें। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया, और डॉक्टर जैसे शरीफ आदमी से भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी। वापसी पर अम्मा ने भी सवालों की बौछार कर दी, पुत्र अशरफ, मैं तो पहले से ही कहती थी कि वो कुआं आसेब ज़दा है, और आज उसने एक डॉक्टर को निगल लिया। पुत्र तुम मुझसे दूर रहना, हम अपनी ज़मीनें जो उस कुएं के नज़दीक हैं उन्हें बेचकर किसी और जगह ज़मीन खरीद लेंगे। बस पुत्र तू उस कुएं से दूर रहना। अम्मा की परेशानी देखकर मैंने अम्मा को दिलासा दिया, अम्मा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, और हम अपनी ज़मीनें क्यों बेचें। ये वाक़यात पुरानी दुश्मनी की बिना पर भी हो सकते हैं। आपको तो बस आसेब की पड़ी है। ये सब पुरानी बातें हैं, आप इतना मत सोचें और अपनी सेहत पर तवज्जो दें। मेरी बातें सुनकर अम्मा को कुछ हौसला मिला और वो तस्बीह पढ़ते हुए दूसरे कमरे में चली गई और मैं डॉक्टर की नागहानी मौत के बारे में सोचने लगा। काफ़ी दिन यूं ही गुजर गए और मामूलाती ज़िंदगी दोबारा बहाल होने लगी। मैं बदस्तूर अपने खेतों में कामकाज में मसरूफ़ हो गया। एक सुबह एक अजनबी शख्स कुएं के पास खड़ा दिखाई दिया। मैंने करीब जाकर उसे सलाम किया। उसने मुझे सलाम का जवाब दिया और कुएं की तरफ देखते हुए बोला, पुत्र, इस कुएं की गहराई कितनी होगी। मुझे बड़ा ही अजीब लगा। बुजुर्गों, पहले अपना तारुफ तो करवाओ, आप कौन हो और कहाँ से आए हो। मुझे हैरान देखकर वो मुस्कुराकर बोला, पुत्र, मेरा नाम आसिफ है और मैं किसी दूसरे पिंड से यहाँ चौधरी अकरम से मिलने आया हूँ। बड़ा ही अजीब कुआं है। मेरे कदम चलते चलते रुक गए। सोचा पहले कुएं में जानकर देखूं कि इसमें पानी मौजूद भी है या फिर ये खाली और सूखा हुआ कुआं है। मैंने उसे चौधरी की हवेली का पता बताया तो वो दुआएं देता हुआ हवेली की तरफ रवाना हो गया और मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। अगले दिन सुबह सवेरे ही पूरे गांव में शोर बरपा हो गया कि कुएं में एक अजनबी की लाश देखी गई है। बाकी लोगों के साथ मैंने भी देखा कि वो लाश उसी बूढ़े शख्स की थी जो मुझसे चौधरी साहब की हवेली का पता पूछ रहे थे। इस मरतबा भी मरने वाले का ताल्लुक किसी न किसी जाविये से चौधरी अकरम से था। पुलिस ने हस्बे साबिक रिवायती पूछताछ के बाद लाश को उसके गांव भिजवा दिया। रात के मेरी सोच का मरकज सिर्फ और सिर्फ वो कुआं था। मैंने हर जाविये से सोचा, पहले चौधरी का दामाद,
फिर डॉक्टर और आखिरी मरने वाले अजनबी मुसाफिर। इन तीनों का सिरा चौधरी की हवेली तक जाता था और इन सब का मरकजी किरदार सफिया थी। सोचते सोचते अचानक मेरे जहन में एक ख्याल ने दस्तक दी। मरने वाले तीनों बंदों ने इस पुरअसरार कुएं के पास खड़े होकर एक मुश्तरका जुमला कहा था जिसे मैंने भी सुना था। वो जुमला कुछ यूं था, इस कुएं की गहराई कितनी है। ये वो अल्फाज थे जिसके बाद यक्के दिगरे तीनों की मौत हो गई और वो भी कुएं में छलांग लगाकर। तो क्या अम्मा वाकई सही कह रही थी? वो कोई आम कुआं नहीं बल्कि आसेब ज़दा कुआं है। इस ख्याल के आते ही मैं उठ बैठा, बाहर सहन में पड़े हुए मटके से पानी पिया और वापस आकर चारपाई पर लेटा। लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। मैं कोई सुराग रिसा या जासूस नहीं था कि लोगों की ज़िंदगी में दखल देता, लेकिन जहाँ तक बात पिंड के अमनो सुकून की थी, वहाँ मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं भी गाँव की भलाई और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा कर सकूँ। उसी जज्बे को लेकर मैंने फ़ैसला किया कि मैं अपने तौर पर अब इस मामले की तह तक जाऊंगा और आने वाले किसी भी नाशुकार वाक़े की रोकथाम के लिए अपनी तरफ से कोशिश करता रहूंगा। बहरहाल कुछ दिन पिंड में सुकून रहा। एक रात मेरी फसलों को पानी देने की बारी थी और आधी रात को मैं अपनी खेतों में मौजूद था कि दूर से मुझे एक साया नजर आया जो कुएं की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। चांद की आखिरी तारीख थी और रात काफ़ी अंधेरी थी। इस वक्त कौन हो सकता है? मैंने भी ऊँट ले ली। वो साया नज़दीक होता जा रहा था, लेकिन डर मुझसे कोसों दूर था। मैं अभी तक यही समझ रहा था कि शायद कोई चोर रास्ता भटक गया है। काली चादर में लिपटा हुआ वो साया जब कुएं के नज़दीक पहुंचा, तब मैंने भी अपनी कुल्हाड़ी से उसके पीछे आकर उसके खड़ा हो गया। खबरदार, अपनी जगह से अगर ज़रा भी हिलने की कोशिश की तो कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कौन हो तुम? और अपना हाथ ऊपर कर लो। मेरी इस अचानक ललकार ने वो डर के मारे वो कांपने लगा और जब उसने मेरी तरफ मुड़कर देखा तो मारे हैरत के मेरी तो गिग्गी बन गई। सफिया, आप? अशरफ, खुदा की वास्ते मुझे मरने दो। तंग आ चुकी हूँ मैं रोज़ रोज़ के मरने से। मैं जी कर क्या करूँगी? मुझे मरने दो। वो शायद इज़्तिराबी हालत में सिसक रही थी, जबकि मैंने उसके आंसू पूछे और दिलासा देते हुए कहा, सफ़िया, आप मेरी क्लास फेलो भी हैं और पढ़ी लिखी भी हैं। क्या बात है, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। आप मुझे एतमाद करें मुझ पर। यकीन माने आपकी इज़्ज़त पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगा और हर तरह से मैं आपकी मदद करूंगा। आप इस वक्त इस वीरान कुएं पर क्या करने आई हैं और इन सारे वाक़यात के बारे में क्या जानती हैं? उसने थोड़ी देर सोच के बाद मुझे जवाब दिया, अशरफ, क्या बताऊँ मेरे साथ क्या बीता। ये जो पिंड वाले आए दिन जिस चोर का पीछा करते हैं वो कोई और नहीं बल्कि आपके सामने किस्मत की मारी खड़ी है। हर दफ़ा सबसे छुपकर खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन गांव वाले मुझे चोर समझकर हर दफ़ा पीछे करते रहे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आज तुमने मुझे यहाँ देकर रोक लिया। लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो? मेरे सवाल पर उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। अशरफ, तुम बहुत भोले वाले हो, बिल्कुल स्कूल के ज़माने की तरह। जिसका हामन भरी जवानी में साथ छोड़कर चला जाए तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। लेकिन खुदकुशी जुर्म है और मायूसी गुनाह है। तुम अपना घर दोबारा भी तो बसा सकती हो, इसमें क्या हर्ज है? हमारा मजहब और मुहाशरा भी इस बात का हुक्म देता है। यू मीन दूसरी शादी? ऑफ कोर्स सफिया। वो हंसी। फिर मैंने इस नज़र से मुझे देखा। अशरफ, आपने कभी किसी से प्यार किया है? मैंने जवाब दिया, हम गरीबों को इस बात की इजाज़त नहीं है। तो फिर आप मेरी फीलिंग्स कैसे समझ सकते हो? हैरा, पूछ ही लिया है तो सुनो, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आती। बाकियों की तरह हम दोनों मियाँ बीवी ने भी इस कुएं के पास खड़े होकर एक बात कही थी। मैंने जल्दी से उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी और उसका जुमला अपने मुंह से मुकम्मल किया। इस कुएं की कितनी गहराई है? आपके शोहर ने कहा था। मेरे इस तरह अचानक गोया होने पर वो चौंक गई। आपको कैसे मालूम हुआ कि ये जुमला कहा था? क्योंकि ये जुमला सब मरने वालों ने मरने से पहले इस कुएं के पास खड़े होकर कहा था। मुझे छोड़ दो अशरफ, मुझे एक ना एक दिन मरना है। लेकिन आप यहाँ आती क्यों हैं? मेरा मतलब है इस कुएं से दूर क्यों नहीं रहती? वो बोली, मैंने कहा ना कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आती बल्कि एक आवाज़ के पीछे दौड़ी चली आती हूँ। जिस तरह हेपेटाइज होकर बंदा बेखुद सा हो जाता है, मेरी भी यही कैफियत हो जाती है और यहाँ चली आती हूँ। इसका मतलब हुआ मरने वाले सभी लोगों ने खुदकुशी नहीं की बल्कि वो इस आसेबी कुएं में मौजूद अफरीत के हाथों मारे गए। लेकिन वो आसेब हम इंसानों से क्या चाहते हैं?
मेरे सवाल पर वो बोली, जिस तरह हम अपनी दुनिया में किसी और को दखल होने की इजाज़त नहीं देते, बिल्कुल इसी तरह यहाँ कुएं में कोई अफलियत सदियों से आबाद है, और जो कोई भी यहाँ खड़े होकर इस कुएं की गहराई नापने की बात करता है तो उसका अक्स कुएं के पानी में महफूज हो जाता है, और वो आसेब इस कुएं की गहराई में एक अलग दुनिया में आबाद है, और वो कुएं की गहराई की बात सुनकर समझता है कि गहराई नापने वाला शायद इनको अपनी दुनिया से बेदखल कर देगा। इसीलिए वो इस शख्स के दुश्मन बन जाते हैं, और अपने आसेबी अमल से वो इसे ठिकाने लगाकर समझते हैं कि अब इनकी दुनिया अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन से महफूज हो गई है। इसी वजह से ये सारे लोग मारे गए। अब मेरे साथ चलें, उम्मीद है कि सारे पिंड वाले मिलकर इसका हल निकालेंगे। मैं सफ़िया को लेकर चौधरी साहब की हवेली की तरफ चल दिया। वो अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करते थे। मैंने चौधरी साहब से सारा मुआवजा बयान किया तो उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और सुबह गाँव की पंचायत बुलाने का कहा। मैं भी अपने घर को रवाना हो गया। अम्मा सो रही थी, मैं भी अपने कमरे में चला गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह होते ही मस्जिद में पंचायत का ऐलान हुआ। सारे पिंड वाले मुकर्रर वक्त पर पंचायत में पहुंच गए और पूरी पंचायत ने फैसला दिया कि एक बड़ी चारदीवारी के अंदर कुएं को बंद कर दिया जाएगा और चारदीवारी में लगे दरवाजे को एक बड़े ताले से बंद किया जाएगा और ताले की चाबी को दरिया में फेंक दिया जाएगा। और फिर कुछ ही दिनों में सारे पिंड वालों ने मिलकर दीवार तैयार की और वो पुरअसरार कुआं हमेशा के लिए चारदीवारी में कैद हो गया। आज भी वो पुरअसरार कुआं मौजूद है, और अगर कोई बच्चा शरारत करता है तो उसकी माँ उसे कुएं से डराते हुए कहती है, चुप हो जाओ वरना कुएं की दीवार वाला ताला खोलकर तुम्हें अंदर बंद कर देंगे। और डर के मारे वो बच्चा खामोश हो जाता है। मैं यानी कि अशरफ रोज़गार के सिलसिले में दुबई चला गया और अपने बीवी बच्चों के साथ दियारे गैर में वतन की मिट्टी और अम्मा जी को याद करके आहें भरता हूँ। अम्मा तो अब पिंड के कब्रिस्तान में आराम से है, लेकिन जानते हैं गाँव से दुबई के सफ़र तक मेरा किसने साथ दिया? जी हाँ, चौधरी अकरम मरहूम की बेटी सफ़िया, जो कि अब मेरी शरीके हयात हैं।